नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एएनएम की नियुक्तियां दे दी गई हैं। इसके लिए सीएम आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में 824 नवनियुक्त एएनएम अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, जिससे दूर दराज के सीमांत इलाकों में जनता तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और गणेश जोशी ने सभी एएनएम को नियुक्तियां मिलने पर बधाई दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। सीएम ने साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने जो संकल्प विभागों में रिक्त पदों को भरने का लिया था, उसी दिशा में एएनएम की नियुक्तियां भी एक मजबूत कदम है। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया है, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं, उन सभी को हम भरेंगे और उसको लगातार भरने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। आयोग भी लगातार भर्तियां कर रहा है और हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट अभी और भी खाली हैं, उसके भी हम अध्याचन लगातार दे रहे हैं। जो कैलेंडर जारी हुए हैं, एक दिन का भी उसमें विलंब नहीं होगा। बीते दिन आंचल डेयरी के दूध सैंपल के फेल होने की खबर प्रसारित की गई थी, जिससे दुग्ध और डेयरी विकास विभाग में हड़कंप मच गया था। खबर प्रकाशित होने के बाद दुग्ध डेयरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक जयदीप अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत कर इस खबर का खंडन किया और जानकारी साझा करते हुए कहा कि कुल 9 सैंपल में से 1 सैंपल फेल हुआ है। वो भी इस कारण से क्योंकि जो चारा पशुओं को खिलाया जाता है, उसमें कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, जिसमें मेलामाइन होता है और इस चारे को खाने से मेलामाइन पशु के पेट में जाता है और वो दूध में भी प्रभाव डालता है। आज में जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, उसमें कल एक न्यूज चली थी जिसमें कहा गया था कि आंचल जो दूध है उसमें मेलामाइन मिलाया जा रहा है और मेलामाइन मिला के वो आंचल दूध को बेचा जा रहा है। तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो आंचल, जैसा कि मैंने बताया, कि एक सहकारी ब्रांड है। हम लोग अपने जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादक है, उनसे हम लोग दूध प्रोक्योर करते हैं, उसको यहाँ प्रोसेस करने के बाद हम लोग दूध को सेल करते हैं। तो किसी भी प्रकार से मेलामाइन यहाँ नहीं मिलाया जाता है। मेलामाइन मिलाना जो है दंडनीय अपराध है। मेलामाइन एक हानिकारक केमिकल है, उसको नहीं मिला सकते हैं किसी प्रकार से। तो ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी को कि आंचल की हमारे जितनी भी डेयरीज हैं प्रदेश के अंदर, उसमें किसी भी प्रकार से मेलामाइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य कारण प्रदूषण पर अंकुश लगाना था। सेमिनार में कई स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दर्शाया गया था। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि सेमिनार का मुख्य कारण यह भी था कि उत्तराखंड में
पॉल्यूशन रिसर्च ग्रुप है, जिसमें छात्र पॉल्यूशन पर रिसर्च कर रहे हैं। इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देहरादून में आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या सरकारी ट्रांसपोर्ट किस तरह की सुविधाएं दे रहा है और देहरादून में किस तरीके से डीजल के वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रॉनिकल वाहनों को लाया जाए, उस पर भी मंथन किया गया। का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी देहरादून और उत्तराखंड में जो पॉल्यूशन से संबंधित रिसर्च ग्रुप हैं या रिसर्च प्रोफेसर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉल्यूशन कम करने के लिए वाहनों पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे डिसीजन मेकर्स जैसे हमारे मंत्री जी और हमारे सचिव साहब और ऐसे ऑफिसर्स जो फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे हम आरटीओ, सारे टीटीओ, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और ये इस पर मंथन करना कि देहरादून के अंदर जो हम ट्रांसपोर्ट सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसमें हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, ऐसे कौन से वाहन हैं जो कि इकोनॉमिकली वायबल भी हो लोगों के लिए। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना मृतिका के परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं विवाहिता के ससुराल पक्ष का कहना है कि मृतिका काफी दिनों से टीबी की मरीज थी, जिसका इलाज कई अस्पतालों में कराया गया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने उन पर हत्या का आरोप लगाया है। ये बात ये है कि मतलब लड़की के माँ बाप तो है नहीं थे, उस लड़की को मैंने ही पाल ली थी, मैंने ही शादी करी उसकी, जैसे भी करी मांग तांग कर, गरीब आदमी हूँ मैं बहुत ज्यादा, मतलब घर भी देखोगे तो तुम बहुत गरीब आदमी है। मतलब ये एक तो लड़की को कह जाते हैं कि तेरे जीजा ने हमें मोटरसाइकिल नहीं दी, हमारी माँ का मुंह भरा नहीं, मतलब चीज नहीं दी, सामान नहीं दिया, तू कुछ लाई ही नहीं घर में थे, मतलब जो बातें बता रहे थे तो परेशान बहुत ज्यादा कर रखी थी। उसके बाद में इन्होंने इसकी बहन ने कहा कि भाई जब तुमने शादी कर दी कि तुम बीच में तो निकलो, अब आप नो बताओ जब मुझे बीच में तो निकाल लगे तो उसका है कौन। तो इसका यहाँ पर मैंने इसका पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें टीबी बताया गया था, मैं तो सरकारी अस्पताल से इसका इलाज चल रहा था। ठीक है जी। और फिर मुझे वो उसकी होगी डेट, टीबी की डेट दवाई चल रही थी, तो टीबी वो कह रहे हैं जो लड़के वाले हैं, तूने मारी उसको, तूने वो घेर दिया, तूने उसका गला दबाया, इस तरह की बात तो हो रही है। सर उसकी वो कल हुई सर, उसकी डेथ आज यहाँ सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम पे रखी थी और 2 दिन हो गए, तो दवाई चलते ही हुई सर। मैं अस्पताल में ले आया था, रास्ते में ही हुई। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इकाई नारायण बगाड़ और कर्णप्रयाग द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एकत्रित होकर ध्वज वंदना के उपरांत पथ संचलन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग कर नारायण बगड़ और कर्णप्रयाग मुख्य बाजार के विभिन्न जगहों पर पथ संचलन किया। वहीं जगह जगह पर बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान भारी संख्या में लोग पथ संचलन देखने पहुंचे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां पर जिला संचालक गणेश मिश्रा और सह जिला कार्यवाहक हिम्मत सिंह चौहान की अगुवाई में दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर हेडगेवार के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात ध्वजारोहण करने के साथ संघ वंदना की गई। प्रतिवर्ष संस्कृति की झलक के रूप में दिखाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला कार्यक्रम प्रयाग इसका संचालन करता है। नए दिन के उपलक्ष्य में, नव शुभ संवत्सर के उपलक्ष्य में सभी स्वयंसेवक इसमें एकत्रित होते हैं और
अपने धार्मिक कार्यक्रमों की योजना रचना बनाते हुए उसको प्रतिवर्ष पूर्ण करते हैं। संचलन एक अनुशासित स्वयंसेवक की पहचान है, ताकि स्वयंसेवक अपना एक अनुशासित ढंग से अपने समाज को आगे ले जाने में अपना सहयोग प्रदान कर सके, इसी निमित्त संचलन किया जाए। उत्तराखंड में इस बार चैत्र नवरात्र नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मातृशक्ति नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। सीएम ने साथ ही कहा कि गौरा शक्ति ऐप हो या लखपति दीदी योजना, ये दोनों नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक हैं। प्रत्येक जिले में देवी उपासना के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके लिए सभी जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। प्रदेश में सभी प्रमुख देवी मंदिरों एवं शक्तिपीठों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस बार का जो नवरात्र का जो हमारा पर्व है, उस पर्व पर हमने नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों जो अभियान हमने चलाए हैं, गौरा शक्ति ऐप के रूप में या लखपति दीदी योजना के रूप में, ये दोनों ही नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए इस बार के नवरात्र को हमने मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रत्येक जिले में जो हमारे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर कोई न कोई कार्यक्रम जिलाधिकारियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए हमने 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रत्येक जिले को आवंटित। अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एएनएम की नियुक्तियां दे दी गई, जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा गए। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को 824 नवनियुक्त एएनएम प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अलग 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, जिससे दूरदराज के सीमांत इलाकों में जनता तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाया जा सके। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और गणेश जोशी ने सभी एएनएम को नियुक्तियां मिलने पर बधाइयां दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने जो संकल्प विभागों में रिक्त पदों को भरने का लिया था, उसी दिशा में एएनएम की नियुक्तियां भी एक मजबूत कदम है। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहां पर हुआ। हल्द्वानी के रोडवेज स्थित होटल में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक राधा किशन जोशी अल्मोड़ा के मेहरा गांव का रहने वाला है, जो हल्द्वानी के रोडवेज स्थित तिवारी होटल में रह रहा था। कमरा नहीं खोलने पर होटल स्टाफ ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मृतक राधा किशन जोशी जल संस्थान में कार्यरत बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ये जो एक व्यक्ति है राधा किशन जोशी नाम का, ये शाम को 7:27 बजे यहाँ तिवारी टूरिस्ट होटल में आया था। तो इसने अपने यहाँ एंट्री करवा के अपनी आईडी देके यहाँ जो है होटल में एक कमरा नंबर 103 में रहा था। ये सुबह जब ये होटल वालों ने सोचा थी कि इस तरीके का मामला है, तो यहाँ आके देखा था एक व्यक्ति ने जो है जहरीला पदार्थ खाकर प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत होता है। इसके परिवारजनों को सूचित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आ जाएंगे तो शेष कार्रवाई।
सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बाद अब हल्द्वानी में स्थित स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की पहल के बाद कुमाऊं के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल में ओपीडी में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा दी जाएगी। इससे पहले हॉस्पिटल में भर्ती कैंसर मरीजों को ही निःशुल्क दवा दी जा रही थी। कैंसर हॉस्पिटल के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर मरीजों के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा और साथ ही साथ उनका खर्च भी कम होगा। उन्होंने बताया कि पहले हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को निःशुल्क दवा मिला करती थी, लेकिन अब ओपीडी के मरीजों को भी निःशुल्क दवा मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि रोजाना 40 से 50 मरीज परामर्श के लिए पहुंचते हैं। वहीं मरीजों के साथ आए तीमारदारों ने बताया निःशुल्क दवा मिलने से मरीजों को मानसिक रूप से राहत मिलेगी। बाहर से आने वाले लोगों का खर्च भी कम होगा। जी, लाभ तो बहुत मिलेगा और सुविधा भी अच्छी है, ट्रीटमेंट भी यहाँ पर अच्छा हो रहा है। फायदा तो काफी है, ठीक है। यहाँ पर गरीब लोगों को भी हेल्प हो रही है जो नहीं खर्चा कर पाते इलाज में। इसका इलाज बहुत महंगा है, इसलिए यहाँ पर कार्ड सुविधा भी, आयुष्मान कार्ड वगैरह भी लग रहे हैं, दवाई भी निःशुल्क दी जा रही है, तो काफी फायदा है इसमें। तो सरकार की बहुत सी पहल है। पूर्व में हमारे वार्ड में कैंसर मरीजों की दवाइयाँ फ्री मिल रही थी। अब हमारे यहाँ ओपीडी में जो रोजमर्रा की दवाइयाँ हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन है, प्रोटीन पाउडर है, वो अन्य किस्म की जो सभी दवाइयाँ जो कि कैंसर के या नॉन कैंसर के मरीजों के लिए आवश्यक होती है, वो भी फ्री मिलनी शुरू होगी। तो सरकार की बहुत सी पहल है। जैसे कि हमारे यहाँ एक दिन में 40 से 50 मरीज ओपीडी में आते हैं, तो एक दिन में 40 से 50 मरीज ओपीडी के सभी मरीजों को यहाँ से दवाई फ्री मिलेगी। दवाइयाँ वार्ड में और ओपीडी में, वार्ड में कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, ज्यादातर दवाइयाँ हमारे वार्ड में मिलती हैं फ्री। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। इस बीच अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश लगातार की जा रही है और अब उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। कहीं अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में ना घुस जाएं, इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने गुरुद्वारों, होटलों और भारत नेपाल सीमा के इलाकों में अभियान चलाया हुआ है। आईजी नीलेश आनंद बरने ने बताया कि पंजाब के पुलिस अधिकारियों ने सूचना दी कि अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी देश से भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसको लेकर पुलिस ने उत्तराखंड में तलाशी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड पुलिस को स्केच दिया गया और उसे भीड़भाड़ वाले स्थानों में चस्पा कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि वे यहां से नेपाल ना भाग जाएं। हमारे पास जो है उसकी डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है, 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं, वहां पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहां कर रही है। सुप्रसिद्ध मां बाल सुंदरी देवी के मंदिर परिसर में लगने वाले चैती मेले का शुभारंभ हो गया है। नवरात्र के प्रथम दिन जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन अर्चना के साथ ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी
युगल किशोर पंत तय समय पर मंदिर परिसर में पहुंचे और सभी पारंपरिक पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। इस बीच कई राजनेता मेला शुभारंभ की प्रक्रिया के बाद पहुंचे। इस मौके पर मेयर उषा चौधरी, बीजेपी नेता दीपक बाली, आकाश गर्ग, कांग्रेसी नेत्री इंदुमान, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, मेलाधिकारी और उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार यूसुफ अली, पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, कोतवाल मनोज रतूड़ी और अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। यहां पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी और नेतागण पहुंचे। चैती मेले का शुभारंभ नवरात्र के पहले दिन यहां किया गया। मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में इस मेले का आयोजन किया गया और चैत्र नवरात्र के पहले दिन इस मेले का शुभारंभ यहां पर किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे और ध्वजारोहण कर इस मेले का शुभारंभ किया गया। क्योंकि आज नव संवत्सर का पहला दिन है, चैत माह का पहला दिन है और मां के प्रांगण में ये चैती मेला प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में मां के दरबार में आके आशीर्वाद प्राप्त करें और पूरे साल यश, सुखी और अच्छा जीवन व्यतीत करें। हल्द्वानी के बेरी पड़ाव स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में माता लक्ष्मी के 9 स्वरूप विराजमान हैं। यहां नवरात्रि के मौके पर दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। माता लक्ष्मी के सभी रूपों के दर्शन कर मनोकामना मांगते हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत के दिन से ही यहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर सभी श्रद्धालु सुख, समृद्धि और संपन्नता की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। महालक्ष्मी मंदिर के महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति महाराज ने बताया कि चैत्र नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से यहां आ रहे हैं। ये बासंती नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा नया संवत्सर 2080 शुरू हो रहा है। नल नामक संवत्सर है और मां भगवती नाव पर सवार होकर के आज आएंगी और घाट स्थापना होगा और श्री महालक्ष्मी मंदिर में श्रीमद देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है और यहाँ पर अनेक श्रद्धालु प्रातः काल से ही मां भगवती की आराधना के लिए आ रहे हैं। और यहां पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिर में भारी भीड़ भक्तों की देखी जा सकती है और यहां पर प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में भी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की पहले दिन उमड़ी। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।